अस्सलाम वालेकुम। CSS 2022 के जो टॉपिक्स हमने शुरू किए थे यूरोपियन हिस्ट्री के, अभी तक मैं मुकम्मल सीरीज़ के साथ चल रहा हूं और जिसमें से हमने फ्रेंच रेवोल्यूशंस और नेपोलियनिक एरा को हमने डिस्कस कर लिया है 1789 से लेकर 1815 तक, जिसमें हमने कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके कंसिक्वेंसेस क्या निकले, नेपोलियन का राइज, क्रिएशन ऑफ एम्पायर और फॉल ऑफ नेपोलियन, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। उसके बाद हमने कंसर्ट ऑफ यूरोप आज की हमने वीडियो में बात की, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं 1815 से लेकर 1813 तक। 1830 का जो रिवोल्यूशन आया था उसकी वीडियो पहले से मौजूद है। कांग्रेस ऑफ वियना पे पहले बात कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो है मेटरनिक एरियाज और कंसर्ट ऑफ यूरोप एंड कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस पर थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। इसके अलावा हमने लिबरलिज्म पे बात की है और ईस्टर्न क्वेश्चन पे बात की है। ईस्टर्न क्वेश्चन 1804, 1856, नेचर ऑफ द ईस्टर्न क्वेश्चन, क्रेमियन वार पे हमने बात कर दी, रशियन टर्किश वार पे हमने बात की है 1877 और उसके कंसिक्वेंसेस। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसमें हमने रेवोल्यूशंस के जो इफेक्ट थे 1848 के उसको हम इसमें बात की। ऑब्स्टिकल्स क्या थे यूनिफिकेशन के, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली हमने बात की, और प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन की भी हमने बात की यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। ठीक है, इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की भी हमने बात कर ली है, राइज ऑफ बिस्मार्क, डिप्लोमेटिक इवेंट्स, एस्ट्रो पर्शियन वार 1866, फ्रेंको पर्शियन वार 1870 1871 और ट्रिम्फ ऑफ बिस्मार्क इन प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इन टॉपिक्स पे हमने बात कर ली है। तो अभी तक हमारे तकरीबन 1 2 3 4 जो है ना हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं और उसके सारे सब टॉपिक्स हो चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मेटरनिक्स एरा और द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप एंड कांग्रेस सिस्टम, इस पे हम बात करते हैं। तो मेटरनिक सिस्टम, मेटरनिक जैसे कि PDF में आप फाइल में देख सकते हैं कि पिक्चर नज़र आ रही है, तो पिक्चर से आपको पता चल जाएगा ये मेटरनिक एक शख्स का नाम था। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम था क्लेमेंट्स वैन मेटरनिक था और मेटरनिक था, और 1773 1859 की इनकी पैदाइश है और 1809 से लेकर 1848 तक ये हैब्सबर्ग ऑस्ट्रियन का प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर रहता है और ये मेजर आर्किटेक्ट है कांग्रेस सिस्टम का। इसी मेटरनिक सिस्टम को हम कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, मेटरनिक क्या चाहता था? मेटरनिक पीस ऑफ वियना को मेंटेन करना चाहता था। जो पॉलिसीज़ या जो आइडियाज़ कांग्रेस ऑफ वियना में दिए गए थे उन्हीं को मेंटेन करना चाहता था, और इसने उस आइडियाज़ को मेंटेन करने के लिए, उस पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ आइडियाज़ दिए थे। दैट इज़ वाई हम इसको कहते हैं मेटरनिक सिस्टम। तो ये मेटरनिक सिस्टम दिया था कांग्रेस ऑफ वियना के बाद 1815 में, और मेटरनिक सिस्टम एक इसका जो मेजर रोल था वो था बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर की वजह से ही जंगें होती हैं। अगर किसी भी कंट्री में पाकिस्तान ने जब एटम बम बनाया था तो वो किस लिए बनाया था? क्योंकि इंडिया ने एटम बम बनाया था, क्योंकि पाकिस्तान को थ्रेट फील हुआ, इसलिए बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए पाकिस्तान ने भी एटम बम बना दिया। ठीक है, तो मेटरनिक के 3 गोल्स थे। पहला गोल्स ये चाहता था कि फ्यूचर में जो एग्रीगेशन होने वाला है, फ्रांस का जो एग्रीगेशन होने वाला है वो सराउंडिंग में ना हो, कभी किसी भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के साथ एग्रीगेशन ना हो। सेकंड चीज़, वो बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर करना चाहता था। ठीक है, कि कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री के लिए थ्रेट ना बने। थर्ड चीज़ ये चाहता था कि यूरोप की जो रॉयल फैमिलीज थी उनको दोबारा रिस्टोर किया जाए, उनको वापस थ्रोन्स दिए जाएँ जो कि नेपोलियनिक वार से पहले थे। नेपोलियनिक वार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मेटरनिक सिस्टम एक सीरीज़ थी मीटिंग्स की, जैसे कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस नाम आ रहा है तो उसका मतलब यही है कि मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं डिफरेंट यूरोपियन नेशंस के दरमियान। ठीक है, नेपोलियनिक वार के दरमियान और वर्ल्ड वार 1 के दरमियान, इनके बीच में बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं मेटरनिक सिस्टम में डिफरेंट नेशंस के दरमियान। तो मेटरनिक सिस्टम मेंटेन रहा तकरीबन 1848 रेवोल्यूशन तक, उसके बाद दोबारा रेवोल्यूशन आ जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो मेटरनिक सिस्टम मोस्ट वेल नोन फॉर हिज रोल इन द कांग्रेस ऑफ वियना, इसका जो ज़्यादा रोल था कांग्रेस ऑफ वियना में था 1815 में, और रिजल्टिंग इसका सबसे ज़्यादा यूरोपियन हिस्ट्री में सब्सिक्वेंट इन्फ्लुएंस रहा इस मेटरनिक सिस्टम का। मेटरनिक फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए 1809 में, और कुछ ही सालों में वो ऐसी अपनी एम्पायर को पुल बैक करता है पॉसिबल एक्सटेंशन में, क्योंकि वो एक्सटेंड करने जाती है तो उसको बिल्कुल पुल कर देता है। तो ये रेवोल्यूशन के अगेंस्ट था और ये समझता था कि रेवोल्यूशनरी जो थॉट आ रही है लोगों के दरमियान वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से और अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से आ रही है। ये ऑस्ट्रेलियन था। ठीक है, तो मेटरनिक कॉन्स्टिट्यूशन और लिबरलिज्म के भी अगेंस्ट था
और ये बरतानिया के भी अगेंस्ट था, बरतानिया कांग्रेस ऑफ वियना का पार्ट था, इसी के भी अगेंस्ट था, क्योंकि बरतानिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था तो इसलिए ये बरतानिया के भी अगेंस्ट था। तो ये कहता था कि लिबरल थॉट्स जो है वो ह्यूमन बेसिक राइट पे बेस करनी चाहिए, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड रिलीजन, और ये आइडियाज़ स्पेशली कंबाइन करते हैं नेशनलिज्म के साथ, ठीक है। और नेशनलिज्म थ्रेट है कांग्रेस ऑफ वियना के लिए, कांग्रेस ऑफ वियना की स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है, क्योंकि जब भी नेशनलिज्म का राइज होता है तब रिवोल्यूशन क्रिएट होता है, तब उसी कंट्री में रिवोल्यूशन आ जाता है। इसलिए ये कहता है कि ये जो रिलीजियस ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई या जो कांग्रेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या लिबरलिज्म के जो राइट है वो नेशनलिज्म को क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम मैट्रिनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रिया में किसी भी रिवोल्यूशन को, मतलब किसी भी रिवोल्यूशन से बचने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। सीक्रेट पुलिस इंट्रोड्यूस कराएगी, सीक्रेट पुलिस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराएगी, और उनका मकसद ये था कि वो लोग जो कि रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशन के फेवर में चेंजिंग्स चाहते हैं और लिबरलिस्ट हैं या लिबरलिस्ट की थॉट पे फॉलो करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और उनको मारा जाए, ठीक है। राइटर्स को सेंसर्ड किया गया। राइटर जब किसी भी कंट्री को या किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे तो उनको रोका गया कि कोई भी किसी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई भी किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो उनको कहा गया कि आप पॉलिटिक्स के बारे में ना लिखें, आप हिस्ट्री के बारे में लिखें, आप अच्छी अच्छी बातें लिखें, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी भी कंट्री को या किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, ठीक है। तो इसने ये सोच रहा था कि ये मैट्रिनिक सिस्टम पूरे यूरोप में होना चाहिए। ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये अगर पूरे सिस्टम में पूरे यूरोप में आ गया तो पूरे यूरोप को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसको ये डर था कि अगर किसी भी यूरोप कंट्री में रिवोल्यूशन आ गया तो वो रिवोल्यूशन ऑस्ट्रिया में भी आ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री हम बात कर चुके हैं। तो ये दूसरी कंट्रीज में भी इंटरफेयर करना चाहता था। बरतानिया उसके फेवर में नहीं था, बरतानिया इस बात को एग्री नहीं करता था, और बरतानिया ने कहा कि ये कांग्रेस ऑफ वियना के अगेंस्ट है। अगर तुम इस बात पे एग्री करते हो या तुम इस बात पे जिद करते हो तो मैं इस कांग्रेस ऑफ वियना से या कंसर्ट ऑफ यूरोप से विदड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो बरतानिया 1822 में इस कंसर्ट ऑफ यूरोप से विदड्रॉ कर देता है, ठीक। मैट्रिनिक चाहता है कि पूरे यूरोप को रिवोल्यूशन से प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसलिए एक होली अलायंस बनाया जाता है, और होली अलायंस का मकसद क्या होता है? रिवोल्यूशन को सिक्वेंस करना, रिवोल्यूशंस को बंद करना, रिवोल्यूशंस को ख़त्म करना, ठीक है। तो ये अलायंस एक कॉलिशन था रशिया के दरमियान, प्रूशिया के दरमियान और ऑस्ट्रिया के दरमियान। 1815 को बनाया गया था कांग्रेस ऑफ वियना के दरमियान ही, और ये बहुत कोशिश करता है। बरतानिया 1822 में विड्रॉ करता है और 7 सालों तक ये कोशिश करता है कि इनको अलायंस बनाने से, मतलब इन चीज़ों से रोका जाए कि ये किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट में इंटरफेयर ना करें, लेकिन बरतानिया थक जाता है तो 1822 में विड्रॉ कर देता है, ठीक है। तो होली अलायंस तकरीबन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तक कंटिन्यू रहता है 1871 तक, ठीक है। तो इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की वीडियो पहले आ चुकी है, आप वो जाकर देख सकते हैं, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली की वीडियो पहले भी हम अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप आज आपने देख लिया, और कांग्रेस सिस्टम भी आपने जान लिया क्या था, मैट्रिनिक एरियाज़ आपने जान लिया क्या था, कांग्रेस ऑफ वियना आप पहले जान चुके हैं अगर आपने देखी है। फॉल ऑफ नेपोलियन और नेपोलियन राइज टू पावर, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेवोल्यूशंस, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट मैंने 10 से 15 टॉपिक्स मैंने अपलोड कर लिए हैं अभी तक यूरोपियन हिस्ट्री से, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है यूरोपियन हिस्ट्री का, ये CSS सिलेबस से निकाला गया है, और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और इसमें पार्ट्स होते हैं 50-50 मार्क्स जो ना पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 पार्ट जो है 50 मार्क्स का है, और इसके अलावा 2 पार्ट्स 50 मार्क्स का है। 2 पार्ट्स हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और इसके आफ्टर मैथ हम डिस्कस करेंगे, और डिक्टेटरशिप इन यूरोप हम बात करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार और इट्स इफेक्ट ऑन यूरोप, पोस्ट वार यूरोप, और इसके बाद कोल्ड वार यूरोप, और यूरोप इन 1891 to 2012। ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे पार्ट 2 हैं, लेकिन हमने अभी तक पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया, तो पार्ट 1 हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पार्ट 2 पे आएंगे। थैंक यू।